Hello student, today we start our most interesting topic regulation of gene expression. हमने प्रीवियस सेगमेंट में बेटा अपना सेंट्रल डोग्मा कंप्लीट कर लिया था, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म डिटेल में समझा था। आज हम समझेंगे कि जो जीन होते हैं वो कब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। क्या जीन सारे के सारे जीन जो आपके सेल में हैं वो 100% स्विच ऑन कंडीशन में रहते हैं? तो ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग ओवर द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द सेल जीन स्विच ऑन होते रहते हैं, स्विच ऑफ होते रहते हैं। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल आया था जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल था जिसको हमने ओपेरोन मॉडल कहा था। तो आज का जो पूरा सेगमेंट है वो ओपेरोन मॉडल पे बेस्ड रहेगा। तो बिफोर गोइंग ओवर द ओपेरोन मॉडल हमें समझना होगा व्हाट यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज molecular process. It is a molecular phenomena which involve expression of gene, which involve expression of gene। मतलब जो जीन्स हैं, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए हैं, they participate in central dogma, that is transcription and translation, which involve expression of genes to produce देयर प्रोडक्ट। और आपको पता ही है कि जो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एंजाइम बनते हैं विच कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ऐसी प्रोसेस हमने समझी है विच इन्वॉल्व एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट टू एंड इट डिपेंड्स ओवर मेटाबॉलिक नीड ऑफ द सेल। मेटाबॉलिक नीड ऑफ द सेल मतलब यदि सेल में नीड है तो ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अदरवाइज दे रिमेन्ड इन स्विच ऑफ कंडीशन। ऐसी बात हम समझेंगे बेटा। मतलब जो कुछ जीन होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, जैसे जीन्स एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, उनके जो जीन हैं वो 100% स्विच ऑन कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जो लग्जरी और हाउस कीपिंग जीन है, जिनकी नीड हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उनके एंजाइम्स की, वो सर्टेन सिचुएशन में ही एक्टिवेट होते हैं। क्लियर? तो हम समझेंगे बेटा कि कोई भी जो जीन है, डीएनए है, वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, उसके कौन कौन से लेवल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम ओवर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। तो राइट डाउन द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन यूकैरियोट्स। यदि मैं यूकैरियोट्स की बात करूं कि कोई भी जो जीन है, डीएनए है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो कितने लेवल पे होता है बेटा, तो इट ऑपरेटेड एट 4 लेवल। इट रेगुलेटेड एट 4 लेवल्स। सबसे पहला लेवल कि जो डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो आप लोगों ने डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन समझा कि डीएनए से एचएनआरएनए बनता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो सबसे पहला लेवल होगा फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जिसको हमने कहा था एचएनआरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, इस लेवल पे होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल सबसे पहला। यदि कोई जीन ट्रांसक्रिप्शन में ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो फाइनली वो प्रोटीन भी नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहला लेवल कौन सा है बेटा? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। सेकेंड है प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल, और जिसको हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल कहा था। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लेवल, जिसमें हमने डिटेल में अर्लियर लेक्चर में समझा था कैपिंग एट 5 प्राइम एंड टेलिंग एट 3 प्राइम एंड स्प्लाइसिंग टू रिमूव इंट्रॉन्स। क्लियर? स्प्लाइसिंग। तो सेकेंड लेवल कौन सा होता है बेटा? प्रोसेसिंग लेवल, which transform HNRNA into mRNA. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट, ऐसा हमने समझा था। तीसरा लेवल होता है, मतलब इस लेवल पे भी कोई गड़बड़ी हुई, सपोज स्प्लाइसिंग नहीं हो पाई, कैपिंग नहीं हो पाई, तो वो आरएनए ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तीसरा होगा
ट्रांसफर ऑफ mRNA into cytoplasm across nuclear pore। न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ना पहुंच पाए, न्यूक्लियर पोर से एग्जिट ही ना कर पाए तो भी ट्रांसलेशन नहीं होगी। एंड फोर्थ लेवल होगा बेटा ट्रांसलेशनल लेवल। फोर्थ लेवल कौन सा होगा? ट्रांसलेशनल लेवल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कितने लेवल पे होता है, तो यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन 4 लेवल पे होता है। सबसे पहला आपने पढ़ा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, दूसरा प्रोसेसिंग लेवल पे, तीसरा ट्रांसफर लेवल पे। यदि एमआरएनए ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा पोर से साइटोप्लाज्म में तो भी ट्रांसलेशन नहीं होगी। और फाइनल ट्रांसलेशनल लेवल पे, सपोज ट्रांसलेशनल लेवल पे असेंबली ना हो राइबोसोम की, या फिर कुछ टीआरएनए का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाए, एटीपी जीटीपी सप्लाई बंद हो जाए, तो फाइनली जीन प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो हाउ मेनी लेवल जिसके ऊपर रेगुलेशन चलती है कि फाइनली कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यूकैरियोट्स में 4 लेवल होते हैं। लेकिन यदि मैं इकोलाई की बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, प्रोकैरियोट्स की बात करूं, तो उनमें डायरेक्ट रेगुलेशन सिंगल लेवल पे होती है बेटा, ट्रांसक्रिप्शनल। हमने समझा था प्रीवियस लेक्चर में कि इकोलाई में डायरेक्ट फंक्शनल आरएनए बनते हैं और डायरेक्टली ही आरएनए ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है। देयर इज नो नीड ऑफ प्रोसेसिंग, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसफर, बिकॉज बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड टुगेदर, बोथ आर ऑपरेटेड इन सेम प्लेटफॉर्म। तो आज का सेगमेंट जो रहेगा एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में रहेगा, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, जिनका नाम है जैकोब एंड मोनोड। क्लियर? तो सबसे पहले आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। से इकोलाई और एनी बैक्टीरिया अगर एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कितने लेवल पे रेगुलेशन चलती है, तो ओनली 1 लेवल पे रेगुलेशन चलती है। और यूकैरियोट्स में कितने लेवल पे रेगुलेशन चलती है? 4 लेवल पे रेगुलेशन चलती है बेटा। और थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 साइंटिस्ट आए थे, एक्सप्लेन्ड बाय, और यू कैन कॉल फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय 2 एमिनेंट साइंटिस्ट जैकोब and Monod in 1961. They explained prokaryotic gene regulation via operon model। इन्होंने एक मॉडल एक्सप्लेन किया था जीन रेगुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एंड फाइनली दे बोथ आर अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज, एंड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ ओपेरोन मॉडल they awarded with Nobel Prize of Physiology or Medicine in 1965। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को एक्सप्लेन सक्सेसफुली किया था 2 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था जैकोब एंड मोनोड। ईयर भी याद रखना है आपको, साइंटिस्ट का नेम भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ है आपके नेट का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। क्लियर? तो नेक्स्ट, बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन एक्सप्लेन करने के लिए आपकी NCERT लैक ओपेरोन को एक्सप्लेन करती है। तो हम समझेंगे बेटा जो ओपेरोन है वो क्या है, कंप्लीट डिटेल में समझेंगे ओपेरोन क्या है।
Now we start with our operon model proposed by Jacob and Monod in the year 1961. What is operon? Operon is a complete regulatory setup of gene. उन्होंने बताया कि जो जीन हैं वो ऑलवेज ऑन कंडीशन में नहीं रहते, वो ऑन और ऑफ होते रहते हैं डिपेंडिंग ओवर द कंडीशन ऑफ द सेल. सेल को कितना एंजाइम चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हाउ मच प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, स्पीड बढ़ाना है स्पीड घटाना है, तो उसके लिए उन्होंने एक मॉडल एक्सप्लेन किया था बेटा ओपेरोन. तो ओपेरोन इज डिफाइंड एज कंप्लीट रेगुलेटरी सेटअप ऑफ जीन, कंप्लीट रेगुलेटरी सेटअप ऑफ जीन इज नोन एज ओपेरोन. हमने बहुत सारे छोटे छोटे टर्म समझे थे बेटा. सिस्ट्रॉन समझा था कि एक डीएनए का जो पूरा का पूरा टुकड़ा होता है, इट कंप्लीट पार्ट इज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन. हमने समझा था ओनली स्ट्रक्चरल जीन पार्टिसिपेट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने समझा था कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है प्रमोटर पे व्हेन सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाई एंड ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. टर्मिनेटर सीक्वेंस पे ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाती है. तो डीएनए का जो पार्ट एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हमने स्ट्रक्चरल जीन और सिस्ट्रॉन कहा था. तो कंप्लीट रेगुलेटरी सेटअप को हम क्या बोलते हैं? ओपेरोन. और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन. तो आप देखें कंप्लीट रेगुलेटरी सेटअप ऑफ जीन इज नोन एज ओपेरोन. और ये कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था? जेकॉब एंड मोनॉड ने इन द ईयर 1961. तो ओपेरोन इट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स. इट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स. यदि आपको ये कंपोनेंट समझ में आ जाएंगे तो कंप्लीट लैक ओपेरोन आपको समझना इजी होगा. सबसे पहला कंपोनेंट है बेटा रेगुलेटर जीन. 5 कंपोनेंट से मिलके बना होता है regulator gene which is represent with I. Second one is operator which is represent with symbol O. Third is promoter which is represent with symbol P. And then fourth is structural gene. आपको पता ही है structural gene प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जेकॉब एंड मोनॉड ने जीन एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया था प्रोकैरियोट्स में, ना कि यूकैरियोट्स में. तो स्ट्रक्चरल जीन इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर. पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर. मेनी आरएनए कोडेड बाय पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए. एंड द फिफ्थ वन इज इंड्यूसर, जो इस ओपेरोन को ओन करता है. इंड्यूसर. क्लियर? तो थोड़ा सा इन सब के बारे में वन लाइन में समझेंगे बेटा. रेगुलेटर जीन इट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय फॉर्मिंग रिप्रेसर प्रोटीन. डीएनए का वो पार्ट जो प्रोसेस को ऑन और ऑफ करता है, ऑन और ऑफ करता है, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम रेगुलेटर जीन कहते हैं बेटा. यदि मैं आपको सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये है एक आपका ओपेरोन का सेटअप. ओपेरोन का सेटर प्रमोटर है. दिस इज रेगुलेटर जीन. दिस इज अगेन प्रमोटर. दिस वन इज ऑपरेटर एंड दिस वन इज स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन. क्लियर? तो यहाँ पे देखें आप बेटा, ये आई क्या है? रेगुलेटर जीन है. पी क्या है? प्रमोटर, वो सीक्वेंस जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ट्रिगर होती है. और ये क्या है बेटा? ऑपरेटर. क्लियर? और इस कंप्लीट सेटअप को हम बोलते हैं ओपेरोन. इस कंप्लीट सेटअप को क्या बोलते हैं? ओपेरोन. तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि ये जो पूरा का पूरा डीएनए है, जो पूरा का पूरा डीएनए का पीस है, जो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में मतलब जिसकी एक्सप्रेशन होनी है, इट नॉट डिपेंड ओवर ओनली स्ट्रक्चरल जीन. ये कंप्लीट रेगुलेटरी सेटअप को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ओपेरोन बोलते हैं. इसका जो ये वाला पीस है जिसको हमने रेगुलेटर जीन कहा, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू एक प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम क्या दिया हमने? रिप्रेसर प्रोटीन. ध्यान से सुने, दिस इज सेगमेंट ऑफ डीएनए.
जिसकी हमें एक्सप्रेशन करानी है। क्लियर? अब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, इसको कौन डिसाइड करता है बेटा? रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टू प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ जाता है कहाँ पे बेटा? ऑपरेटर पे, और इट ब्लॉक द पाथवे। अब यदि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के थ्रू अटैच भी हो पा रहा है तो इट नॉट एबल टू रीच टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल जीन रीजन, वो स्ट्रक्चरल जीन के पास पहुंच ही नहीं पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत नहीं होगी। तो इस ऑपेरॉन को ऑफ करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है बेटा? रिप्रेसर प्रोटीन का, जो किस जीन ने कोड किया है? रेगुलेटरी जीन ने। तो रेगुलेटर जीन इट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय फॉर्मिंग रिप्रेसर प्रोटीन, जिसकी एफिनिटी है, शो ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑपरेटर, जो किसके अपस्ट्रीम लोकेटेड है? स्ट्रक्चरल जीन के, और किसके डाउनस्ट्रीम लोकेटेड है? प्रमोटर के। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है बेटा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑपरेटर? इट इज अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर जीन, ऐसा हम बोलते हैं। तो ऑपरेटर प्रोवाइड बाइंडिंग साइट टू रिप्रेसर प्रोटीन, hence block transfer of RNA polymerase towards structural gene region, जो स्ट्रक्चरल जीन के पास नहीं जाने देता। आप देख रहे हैं दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, इसको नहीं जाने दे रहा क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया किसने? रिप्रेसर ने। क्लियर है बेटा? इस स्ट्रक्चरल जीन को हमने सिस्ट्रॉन कहा था। तो कैन यू कॉल सिस्ट्रॉन ऑपेरॉन बड़ा है या सिस्ट्रॉन? तो सिस्ट्रॉन पार्ट होता है ऑपेरॉन का, एंड प्रमोटर आप डिटेल में समझ ही चुके हैं। इट इज द साइट या इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए identified by sigma factor to trigger transcription समझ गए आप? ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। एंड स्ट्रक्चरल जीन आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ जीन which actually participate in central dogma that is transcription and translation to produce enzyme or show जीन एक्सप्रेशन। तो आपने देखा कि जो रेगुलेटरी जीन है बेटा वो नॉर्मल इस ऑपेरॉन को किस कंडीशन में रखता है? स्विच ऑफ कंडीशन। अब यदि उसको ऑन कराना है तो हमें सेल के अंदर ही कुछ ऐसे केमिकल प्रेजेंट होंगे या सेल के बाहर से कोई केमिकल आएंगे जो इस प्रोसेस को ऑन कराएंगे, उसको हम बोलते हैं इंड्यूसर। तो इंड्यूसर आर सबस्ट्रेट विच आर प्रेजेंट विद इन सेल और pumped inside the cell to make operon switch on, जो इस पूरे सेटअप को ऑन कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो आपने क्या देखा बेटा? डीएनए का कंप्लीट रेगुलेटरी सेटअप, जो जीन का कंप्लीट रेगुलेटरी सेटअप है उसको हम ऑपेरॉन कहते हैं, और जो एक्चुअल में डीएनए का पार्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब ये सिस्ट्रॉन कब प्रोटीन बनाएगा, नहीं बनाएगा, कितना बनाएगा, इसी को हमें रेगुलेट कराना है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा जीन प्रेजेंट है? रेगुलेटरी जीन, जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है जो किस साइट को ब्लॉक कर देता है बेटा? ऑपरेटर को। तो नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑपेरॉन मॉडल और लैक ऑपेरॉन मॉडल।
नाउ वी स्टार्ट विद आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, जो आपका 5 मार्क का बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ध्यान से समझिएगा। लैक ऑपेरॉन, यहाँ पे लैक का मतलब है लैक्टोज। यहाँ पे लैक का मीनिंग क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज आप डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, डाइसेक्राइड होता है। लैक्टोज विच बिहेव एज ए इंड्यूसर, जो ऑपेरॉन को ऑन करेगा बेटा, जो ऑपेरॉन को क्या करेगा? ऑन करेगा। तो यहाँ पे लैक्टोज बिहेव एज अ इंड्यूसर, जो इस कंप्लीट जीन को क्या करने वाला है? ऑन करने वाला है। समझ गया? तो हम दो केस समझेंगे कि एक इकोलाई है, ध्यान से समझें कि सपोज ये एक इकोलाई है, ये एक इकोलाई है बेटा, और ये इसका डीएनए है, न्यूक्लियोइड है, सर्कुलर डीएनए होता है, आपको पता ही है, नेक्ड डीएनए होता है। और इसके सेल के साइटोप्लाज्म में लैक्टोज मिसिंग है, देयर इज नो लैक्टोज। तो फर्स्ट केस तो आएगा कि जो इसका लैक ऑपेरॉन वाला जीन है वो कैसा बिहेव करेगा। और जब लैक्टोज की एंट्री, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि जब लैक्टोज एब्सेंट है तो ऑपेरॉन भी क्या रहेगा बेटा? लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम वो क्यों बनाएगा यदि लैक्टोज एब्सेंट है। लेकिन यदि उसके सेल में लैक्टोज की एंट्री करा दें, हमने डाइसेक्राइड लैक्टोज की एंट्री करा दी और उसके सेल में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता जा रहा है, तो वो इमीडिएटली लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लू प्लस गेल में, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। तो उसको एंजाइम बनाने पड़ेंगे लैक्टोज को तोड़ने के लिए। तो हम दो केस समझेंगे। सबसे पहला, when lactose is absent in a medium or within the cytoplasm of E. coli, within the cell of the E. coli। और सेकेंड केस पढ़ेंगे जब लैक्टोज की एंट्री होती है तो क्या होगा। तो हम डिटेल में समझेंगे, टू केस डिटेल में समझेंगे हम। सबसे पहला केस लैक ऑपेरॉन का, लैक ऑपेरॉन को एक्सप्लेन करने वाले हैं हम कि कंप्लीट रेगुलेटरी सेटअप ऑफ जीन को हमने ऑपेरॉन कहा बेटा। केस 1, when lactose is absent in medium, lactose is absent in medium, अभी तक हमने लैक्टोज की सप्लाई नहीं की है, तो ऑपेरॉन कैसा बिहेव करेगा? ये ऑन हो जाएगा या ऑफ ही रहेगा, इसको हम समझेंगे। तो ध्यान से समझें बेटा, ये है एक इकोलाई की सेल मेम्ब्रेन, पूरा डिटेल नहीं समझेंगे हम। ये है इसका डीएनए, और इस डीएनए में से हमने ले लिया अपना एक सेटअप जिसको हमने नाम दिया लैक ऑपेरॉन। इसको याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ, पीपो ZYA, इसको हम याद करते हैं पीपो ZYA। हेयर Z, Y एंड A इज स्ट्रक्चरल जीन। इस पूरे ऑपेरॉन को, ये जो कंप्लीट सेटअप दिख रहा है, ये जो कंप्लीट सेटअप दिख रहा है बेटा, इसी को हम बोलते हैं लैक ऑपेरॉन। इसी को क्या बोलते हैं हम? लैक ऑपेरॉन। ये वो जीन है, डीएनए का पार्ट है, जो लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम की बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन जब मीडियम में लैक्टोज मिसिंग है, एब्सेंट है, तो ये ऑपेरॉन क्या रहेगा बेटा? स्विच ऑफ रहेगा। इसको आप समझेंगे कैसे। आई इज अ रेगुलेटरी जीन, आई को हमने ऑलरेडी नेम दे दिया था, इट इज अ रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन I, which undergo transcription and it undergo transcription to produce repressor mRNA, डीएनए है तो डीएनए डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाने वाला है बेटा? रिप्रेसर एमआरएनए। एंड नाउ दिस रिप्रेसर एमआरएनए अंडरगो ट्रांसलेशन एंड इट मेक अ प्रोटीन नेम्ड रिप्रेसर प्रोटीन। इसी को हमने क्या नाम दिया? रिप्रेसर प्रोटीन। तो ध्यान से देखें कि यदि रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करती है तो इट फॉर्म रिप्रेसर प्रोटीन, और दिस रिप्रेसर प्रोटीन शो ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑपरेटर, और ये जाके ब्लॉक कर देगी
किस साइट को ब्लॉक कर देगी बेटा? ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगी, पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। तो जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच हुए हैं सिग्मा फैक्टर के थ्रू, वो आगे नहीं जा पाएंगे एंड देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एट ऑल। तो यू कैन राइट डाउन इन दिस सिचुएशन व्हेन लैक्टोज इज मिसिंग इन द मीडियम, यू कैन राइट डाउन केस 1 पढ़ रहे थे हम कि व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन मीडियम, एब्सेंट इन मीडियम, ये मैं किसका व्यू बता रही हूं? विद इन इकोलाई, फिगर विद इन इकोलाई, लैक ऑपेरॉन का व्यू दिखा रही हूं कि ये ऑपेरॉन कैसा रहेगा, ये ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि किस कंडीशन में है? स्विच ऑफ कंडीशन में है, स्विच ऑफ कंडीशन में है बेटा। जब लैक्टोज मिसिंग है तो ये किस कंडीशन में? स्विच ऑफ। तो आप देखें क्या होगा। इन दिस केस regulator gene which is represented with symbol I undergo transcription and translation to produce repressor protein, to produce repressor protein which block operator, which block operator, जिसने किसको ब्लॉक कर दिया बेटा? ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन शो ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑपरेटर। यदि आपसे रीजन पूछा जाए ऐसा क्यों? बिकॉज इट शो ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑपरेटर। रीजन पूछा जाए ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज repressor protein show great affinity for operator, कि ये बहुत ज्यादा एफिनिटी शो कर रहा है किसके लिए? ऑपरेटर के लिए। तो अब क्या होने वाला है, ध्यान से समझे बेटा। जब रिप्रेसर प्रोटीन ने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया तो जो भी आरएनए पॉलीमरेज, दिस वन इज आरएनए पॉलीमरेज, इसको हम कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? तो नाउ हेंस आरएनए पॉलीमरेज not able to reach towards structural gene, or you can call cistron. Hence not able to reach towards structural gene. So the process of transcription not start at all, start ही नहीं होगा। hence this process would make operon switch off। तो जब आपके मीडियम में, इकोलाई के मीडियम में लैक्टोज मिसिंग है बेटा, तो ऑपेरॉन किस कंडीशन में रहता है? ऑफ कंडीशन में। रीजन बता दिया, रेगुलेटरी जीन ने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाया था। इस प्रोटीन की एफिनिटी ऑपरेटर के लिए बहुत ज़्यादा थी, जिसने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। और आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर सीक्वेंस पे अटैच हुआ था सिग्मा फैक्टर के थ्रू, नॉट एबल टू एसेस टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल जीन, नहीं पहुंच पाया स्ट्रक्चरल जीन के पास। हैंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ट्रिगर ही नहीं हो पाई। तो ऑपेरॉन किस कंडीशन में है बेटा? ऑफ कंडीशन में। नाउ कम ओवर द सेकेंड केस, लैक्टोज हमने प्रोवाइड कर दिया इकोलाई को, तो ये ऑपेरॉन कैसे बिहेव करेगा? तो समझेंगे केस 2। नाउ कम ओवर द सेकेंड केस व्हेन लैक्टोज इज एडेड टू एक्सटर्नल मीडिया। हमने फर्स्ट केस में पढ़ा कि यदि लैक्टोज मिसिंग है तो लैक ऑपेरॉन स्विच ऑफ रहता है। लेकिन जैसे ही हम लैक्टोज ऐड करेंगे एक्सटर्नल मीडिया में,
लैक ऑपिरोन गेट स्विच ऑन। कैसे स्विच ऑन होगा उसको हम समझेंगे। तो हम समझेंगे बेटा डायग्राम के थ्रू कि सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इकोलाई। सेल वॉल में नहीं बना रही, प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रही, बस समझे आप। हमने एक्सटर्नल मीडिया में सपोज दिस इज एक पेट्री डिश है और वहाँ पे बहुत सारी इकोलाई की कॉलोनीज हैं और मैंने बाहर से लैक्टोज ऐड कर दिया। तो उसको मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ कि विद इन अ इकोलाई कौन सी प्रोसेस चलेगी, ऑपिरोन कैसा बिहेव करेगा। तो देखिए आप जल्दी से कि व्हेन लैक्टोज विच इज अ डाइसैकेराइड, जब हम ऐड करते हैं जिसमें लिंकेज होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये वाली लिंकेज होती है बेटा लैक्टोज में। क्लियर? लिंकेज होती है लैक्टोज में। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। लैक्टोज कैसा शुगर है? डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। मिल्क शुगर भी बोलते हैं हम इसको, लैक्टोज को। क्लियर? तो लैक्टोज जैसे ही हमने ऐड किया, ये लैक्टोज एंटर करेगा बेटा विद इन सेल, लेकिन ये मोस्टली कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ few molecule transform into allolactose which is more permeable, जिसमें लिंकेज होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, COC लिंकेज बायोमोलिक्यूल क्लास 11th में पढ़ाया आपने। तो few molecular lactose is transformed into allolactose and allolactose पंप के थ्रू एंटर करना शुरू कर देते हैं विद इन द बैक्टीरियल सेल। क्लियर? मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल्स मतलब 100 मॉलिक्यूल लैक्टोज हैं, तो फ्यू मॉलिक्यूल्स किसके बन गए बेटा? एलोलैक्टोज के, विच शो ग्रेट एफिनिटी और एबल टू क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पंप के थ्रू एंटर कर गए किसके अंदर बेटा? इकोलाई, क्योंकि इकोलाई में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा है, उसको कांस्टेंट डिमांड है एनर्जी की, तो उसको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो अब ग्लूकोज तो आया नहीं, शुगर आया, किस फॉर्म में आया है? एलोलैक्टोज, जिसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, उसको लैकोपेरोन को ऑन करना है। तो समझे आप, यहाँ पे हमने समझा था लैकोपेरोन, उसको रिप्रेजेंट किया था हमने पीपो ZYA से। दिस इज कंप्लीट रेगुलेटरी सेटअप, पीपो ZYA। P स्टैंड फॉर प्रमोटर, I स्टैंड फॉर रेगुलेटर जीन, O स्टैंड फॉर ऑपरेटर एंड ZYA स्टैंड फॉर सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन। दिस इज सिस्ट्रॉन, यहाँ तक के पार्ट को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं, और ये कंप्लीट लैकोपेरोन है, लैकोपेरोन है। समझे? तो अब ध्यान से देखें कि जो रेगुलेटर जीन है, इट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोड्यूस रिप्रेसर mRNA। दिस इज रिप्रेसर mRNA। ये कॉन्टिन्यूसली अपना वर्क कर रहा है रेगुलेटर जीन, रिप्रेसर mRNA बना रहा है एंड देन रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, जिसकी एफिनिटी अब तक आपने समझी थी किसके लिए ज़्यादा थी? ऑपरेटर। लेकिन अब किसके मॉलिक्यूल एंटर कर चुके हैं सेल में? एलोलैक्टोज के एंटर कर चुके हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलोलैक्टोज विच इज आइसोमर ऑफ लैक्टोज। आइसोमर ऑफ लैक्टोज कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, सेल में एंटर करना इजी होता है। तो फ्यू लैक्टोज इज ट्रांसफॉर्म इनटू एलोलैक्टोज। ऐसा नहीं है सारे के सारे मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए। तो नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन शो ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड एलोलैक्टोज। अब तक ये किसके लिए एफिनिटी शो कर रहा था बेटा? ऑपरेटर के लिए। अब ये किसके लिए एफिनिटी शो करेगा? एलोलैक्टोज के लिए। तो आप देखें, रिप्रेसर प्रोटीन combined with allolactose and form aporepressor, स्ट्रक्चर चेंज हो गया बेटा, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। नाउ दिस एपोरिप्रेसर नॉट एबल टू ब्लॉक ऑपरेटर, not able to block operator. These are the molecule of allolactose which is isomer of lactose, डायरेक्टली एंटर कर गए हैं एंड नाउ इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू एपोरिप्रेसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई एपोरिप्रेसर आर फॉर्म्ड हियर? बिकॉज
repressor protein before arrival of allolactose, it show great affinity for operator, but as soon as allolactose enter inside the cell, it show more affinity toward allolactose and combine to form an inactive protein, aporepressor. Aporepressor is inactive protein. Apo means inactive होता है बेटा, inactive protein not able to block ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर पाया, ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर पाया। तो आप देखिए यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के थ्रू अटैच हुए थे, दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज। अब जो ऑपरेटर है वो ब्लॉक नहीं है बेटा, तो दिस आरएनए पॉलीमरेज मूव टुवर्ड्स सिस्ट्रॉन और स्ट्रक्चरल जीन। किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल जीन की तरफ मूव कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स की तरह मूव कर रहे हैं एंड ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आप देखें कि आरएनए पॉलीमरेज मूव कर गए क्योंकि ऑपरेटर ब्लॉक नहीं है। कहाँ मूव कर गए बेटा? कहाँ मूव कर गए? स्ट्रक्चरल जीन रीजन में, सिस्ट्रॉन रीजन में, एंड ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड फॉर्म लेग मैसेंजर आरएनए। ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमने ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप समझा था, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो प्रोमोटर सीक्वेंस पे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, फिर स्ट्रक्चरल जीन पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में, और टर्मिनेटर रीजन में प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तो आपने देखा आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता फ्री है जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज मूव टुवर्ड्स सिस्ट्रॉन रीजन, स्ट्रक्चरल जीन रीजन एंड ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और इट फॉर्म लेग मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, तो तीनों ने अलग अलग प्रोटीन बनाए हैं बेटा, अलग अलग एंजाइम बनाए हैं। तो जो लेग जेड जीन है विच कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, वाई कोड फॉर परमिएज एंजाइम, प्रोटीन्स हैं बेटा, एंड ए कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे रही है आपकी एनसीईआरटी। नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन कि जब आपके मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैकोपेरॉन कैसा बिहेव करेगा। नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन कि यदि ऑपेरॉन में इकोलाई के मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑपेरॉन गेट स्विच ऑन। आपने देखा कि रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ कंबाइंड हो गई बेटा? एलोलैक्टोज, एंड दिस एपोरिप्रेसर नॉट एबल टू ब्लॉक ऑपरेटर। तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे मूव कर गए? स्ट्रक्चरल जीन रीजन तक, सिस्ट्रॉन तक, और फाइनली उन्होंने 3 अलग अलग एंजाइम बनाए। तो आप लिखें कि क्या होता है बेटा? एपोरिप्रेसर which is formed due to combination of repressor plus allolactose, which is a inducer, or it is isomer of lactose. Aporepressor not able to block operator, hence not able to block operator, hence RNA pole reach towards structural gene or cistron to trigger transcription and ultimate ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए बनेगा तो ही ट्रांसलेशन चलेगी बेटा। क्लियर? टू ट्रिगर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में आपने पढ़ा ही है। एज सुन एज आरएनए फॉर्म्ड प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन दिखाई दे रहे हैं। लैकोपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स दिख रहे हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दिया था बेटा। मोर देन 1 स्ट्रक्चरल जीन है तो दिस टाइप ऑफ सिस्ट्रॉन इज सेड टू बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ऐसे सिस्ट्रॉन को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखें आप यहाँ पे 3 जीन हैं, LEC-Z जीन which code for beta galactosidase enzyme, which convert or which transform disaccharide that is lactose into glucose and galactose. क्लियर। अब आप कहेंगे कि फाइनली इकोलाई को ग्लूकोज मिलना शुरू हो गया, तो व्हाट इज द रोल ऑफ परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज हियर। तो सबसे पहला जीन आपने समझा बेटा LEC-Z जीन। नाउ कम अबाउट द सेकेंड जीन दैट इज परमिएज एंजाइम। और कौन सा जीन था, LEC-Y जीन, LEC-Z LEC-Y जीन, कोड फॉर परमिएज एंजाइम which increase cellular permeability hence allow entry or intake of lactose or allolactose inside the cell। अब आप कहेंगे कि यदि ओपेरॉन 100% स्विच ऑफ होगा और परमिएज ना बने तो लैक्टोज की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो कैन यू कॉल ओपेरॉन कभी भी 100% स्विच ऑफ नहीं होता। तो आप ध्यान से सुने कि यदि ओपेरॉन 100% स्विच ऑफ होता तो देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ परमिएज एंड फाइनली एलोलैक्टोज की भी एंट्री नहीं होती। तो ओपेरॉन धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन हम उसको ऑफ मानते हैं, लेकिन 100% ऑफ नहीं होते। हेंस ओपेरॉन, or you can call lac operon, never be 100% switch off, कभी भी नहीं होता। 100% स्विच ऑफ नहीं होगा, स्विच ऑफ होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा ताकि परमिएज की फॉर्मेशन होती रहे। एंड द लास्ट जीन दैट इज LEC-A जीन which code for trans-acetylase enzyme which transfer coenzyme A from acetyl coenzyme A to acetyl coenzyme A to lactose, hence allow easier hydrolysis of lactose। मतलब ये ऐड करता है बेटा बीटा गेल को। हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, बीटा गेल, जो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, लेकिन उसकी हेल्प करता है ट्रांसएसिटाइलेज। एक और इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रांसएसिटाइलेज का, यू कैन राइट डाउन द हेयर, कि यदि इस प्रोडक्ट में हाइड्रोलिसिस में कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट बनता है तो उसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी कौन सा एंजाइम करता है, ट्रांसएसिटाइलेज। इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाई सेल, मतलब जो रिमूव अनवांटेड मेटाबोलाइट्स। यदि कोई टॉक्सिक पैरानॉइड्स बने हैं तो उनको रिमूव करने में भी कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, ट्रांसएसिटाइलेज। तो आपने समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में पिक्टोरियल क्वेश्चन आएगा कि LEC-Z किसको कोड करता है, LEC-Y किसको कोड करता है, LEC-A किसको कोड करता है, या आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल क्या है। पिक्टोरियल क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। तो हमने समझा कि ओपेरॉन मॉडल एक्सप्लेन करता है बेटा कि जो जीन है वो ऑलवेज स्विच ऑन कंडीशन में नहीं होते। यदि लैक्टोज एब्सेंट है तो ये ओपेरॉन ऑफ है। हालांकि ये 100% ऑफ नहीं होगा, थोड़ा बहुत ओपेरॉन चलता रहता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ परमिएज एंजाइम। लेकिन जब हम लैक्टोज ऐड करते हैं तो ये ओपेरॉन ऑन हो जाता है। मतलब एज सुन एज वी ऐड लैक्टोज दिस ओपेरॉन गेट स्विच ऑन।
this operon get switch on. तो ये थी complete explanation regulation of gene expression. In next segment we go through our two important topic HGP and DNA fingerprinting. Thank you so much.